हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर एंड बेसिक टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्चुअली बात आती है कि वो मटेरियल तो सारे होते हैं, मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पे मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे बोल दो। 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। पहला आता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बेटा तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक। समझ गए। इनको हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है और तीनों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल दो या मटेरियल्स बोल दो, एक ही बात है। Atoms of these substance have zero dipole moment। पहली बात, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनका 0 होता है। ठीक है। When एक्सटर्नल फील्ड 0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, पीछे बताया था, ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टॉर्टेड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अराइजेज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी में लिख दें। सो दीज सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट ले लें, ये फर्स्ट। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, अ डायामैग्नेटिक रोड टर्न्स एंड अलाइन का मतलब एडजस्ट होना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। तीसरा पार्ट, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जहां फील्ड स्ट्रांग होता है वहां से वीक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एंटीमनी, बिस्मथ, वाटर, एल्कोहल, समझ गए, गोल्ड, सिल्वर, एयर, हाइड्रोजन, ऑल इनर्ट गैसेज। समझ गए ना, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, सारे ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। ठीक है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स। इसके ऊपर सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इस डाया के, पैरा के, फेरो के एग्जाम्पल दे देंगे, बताओ कौन सा किसका है, सबको अलग अलग करो। और
ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। डायमेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, बेसिक आपने पढ़ी, प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से आपके पास आता है अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या आता है बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए नंबर 2, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। Atoms of these substance have their own magnetic dipole moment, but randomly oriented. So net dipole moment कैंसिल आउट। नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाए, कैंसिल। मान लो ये मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इनके डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात। इस टाइप से सब रैंडम है, कोई कहीं भी हो सकता है। समझ गए आप मेरी बात। इस टाइप से क्लियर बेटा, सब रैंडमली ओरिएंटेड है। नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, एम नेट 0, ठीक है। बट व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, all magnetic dipoles experience torque। इनके ऊपर टॉर्क लगा, पीछे हमने डेरिवेशन पढ़ा था ना, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वही है, सबके ऊपर टॉर्क आएगा। एंड टर्न, सब घूमेंगे, टिल दे अलाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आ गई। ये मान लो सब्सटेंस था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सारे घूमते रहेंगे, सारे फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मान लो फील्ड इधर है, तो जब तक सारे फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए, टॉर्क इनको घुमाता रहेगा और ये घूमते रहेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये एरो का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल। मैं डाइपोल समझते हो ना, साउथ से नॉर्थ डाइपोल, तो ये एरो का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसी में मैग्नेटाइजेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा की बात करें, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे अलाइन पैरेलल टू फील्ड। ये मैं बता चुका आपको यहाँ पे। तीसरा पार्ट अगर लें, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, these substance move from weaker to stronger part। ये जो सब्सटेंस है वो वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जैसे डायमेटिक लिक्विड ले लो, कोई भी पैरामेटिक लिक्विड ले लो, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, ठीक है भाई। तो जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ऑल डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क एंड टर्न दे विल अलाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक बात लिख सकते हो, वीकली मैग्नेटाइज्ड
स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। और पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में और क्या बातें हैं, ये वो सब्सटेंस है जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जब तक फील्ड में रखेंगे, फील्ड से बाहर निकालेंगे ये फिर से इनका मैग्नेटाइजेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है। These substances are magnetized till they are in magnetic field. If taken out from magnetic field, they loses मैग्नेटाइजेशन लॉस कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जनरली जिनके लास्ट में IUM आ जाए ना, वो आपको पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं, क्लियर, ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही बाहर निकालेंगे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। तीसरा आता है भाई फेरोमैग्नेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज। देखो एटम्स ऑफ दीज सब्सटेंस, वही बातें पहले वाली, हैव देयर ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इनके एटम्स का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ओके। दीज सब्सटेंसेज आर इन टर्म्स ऑफ डोमेन, ये डोमेन की टर्म में होती हैं। डोमेन्स आर द रीजन where having large number of magnetic dipoles aligned in same direction। एक डोमेन क्या होता है, एक रीजन होता है, उसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। A ferromagnetic substance have large number of domains, but in absence of magnetic field, all domains are randomly oriented to have net magnetic dipole moment 0, clear। when placed in an external magnetic field, all domains, ठीक है, all domains tries to align in the direction of magnetic field, and finally all domains are parallel to magnetic field।
और इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पैराडाया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। इनके अंदर डोमेन्स होती हैं और डोमेन्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और उनके डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन सभी डोमेन्स अलग अलग होती हैं। कैसे? वो देखिए, मान लो ये मेरे पास एक डोमेन है, ये कोई सब्सटेंस है मैंने बनाया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर मैंने इस टाइप से 4 डोमेन ले ली समझाने के लिए। डोमेन्स रीजन है, इसका फील्ड ऐसे, तो ये इसके अपोजिट, ये इससे कैंसिल, इसका फील्ड ऐसे, तो ये इसके अपोजिट। तो ये डोमेन्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। एक्सटर्नल फील्ड 0 है। अगर फील्ड 0 नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे डोमेन्स पे भी टॉर्क की तरह ये लाइन होगी, घूमेंगी, और कुछ टाइम बाद फाइनली सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में होंगी। क्लियर? तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद वही बातें इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, these substance align parallel to magnetic field, या एक्सिस ऑफ दिस सब्सटेंस, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और these substances are strongly magnetized in the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस सब्सटेंस, मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लॉन्गेस्ट एक्सिस। क्यों? अगर मेरे पास सब्सटेंस ऐसा है तो एक ही एक्सिस है, लेकिन सब्सटेंस अगर मान लो इरेगुलर शेप का है तो उसकी लॉन्गेस्ट जो एक्सिस बनेगी, ये सभी एक्सिस अलग अलग हैं, तो लॉन्गेस्ट जो एक्सिस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो लॉन्गेस्ट एक्सिस, ठीक है ना? ठीक है भाई। या यूनिफॉर्म फील्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन में, नॉन यूनिफॉर्म है तो वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा और स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर बात करें, these substances have permanent magnetization if they are taken out from मैग्नेटिक फील्ड। इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन रहेगा, ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की है। ये बातें समझ में आ गई। तो हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े, पैरामैग्नेटिक पढ़े, फेरोमैग्नेटिक पढ़े, बेसिक बेसिक बातें इनके बारे में पढ़ी क्या होती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ तो पढ़ ली, कुछ और पढ़ते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज, सुनना ध्यान से। हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, आसानी होगी। इधर डायामैग्नेटिक, यहाँ पैरामैग्नेटिक और इधर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है बेटा, तो हमने 3 टाइप से लिए, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पहला डायामैग्नेटिक लिक्विड लिया, देखो ध्यान सुनो, ये हमने इस टाइप से स्ट्रॉन्ग फील्ड,
गैप कम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, गैप ज़्यादा है तो वीक फील्ड। ठीक है, ये हमने एक वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास, इसके अंदर हमने एक लिक्विड डाल दिया। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, साइड में वीक होगा, क्लियर है ना। तो डायमेटिक लिक्विड कहाँ जाता है? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है। तो ये लिक्विड किस टाइप से होगा? इस टाइप से। ठीक है, डायमैग्नेटिक लिक्विड मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आई? डायमैग्नेटिक लिक्विड स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चला गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ साइड में वीक की तरफ चला गया। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में देखो इसी टाइप से, ये हमने वॉच ग्लास लिया, पैरामैग्नेटिक लिक्विड मूव्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। पता है ना, पीछे पड़ा था। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, फेरो में भी कुछ ऐसा ही होता है, फेरो में भी कुछ ऐसा ही होता है, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। पीछे प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसका एग्जांपल ले लिया हमने। दूसरा एग्जांपल, एक हमने यूट्यूब ले ली। मान लीजिए हमारे पास एक यूट्यूब है, यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया नॉर्थ साउथ, इसके अंदर डायमैग्नेटिक लिक्विड है। तो डायमैग्नेटिक लिक्विड कहाँ से कहाँ जाता है? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, यहाँ फील्ड ज़्यादा है तो ये डायमैग्नेटिक लिक्विड ऐसे मूव करेगा, वीक की तरफ ऊपर, स्ट्रॉन्ग से नीचे। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ भी ऐसे ही हमने यू शेप ले ली, यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ तो कुछ फील्ड नहीं अप्लाई किया, जीरो फील्ड है, यहाँ फील्ड है तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, और इसमें भी ऐसे ही आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो लिक्विड अगर लिया जाए या डाया पैरा फेरो का, तो जो डाया का है स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, और पैरा फेरो में वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आता है। क्लियर, बात समझ में आई? जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर हम बात करें भाई और क्या, तो देखो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें। ठीक है, म्यू आर का फॉर्मूला था बी बाई बी नॉट, था ना? म्यू आर का फॉर्मूला था बी बाई बी नॉट। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और ये आउटसाइड, समझ रहे हो? चलो इसकी बात करते हैं। उससे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसके अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा। क्या सब्सटेंस है ये? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके बाहर से जाएंगी, इसके अंदर से पास नहीं करेगी। क्लियर? कोई बाई चांस एक आधी लाइन अंदर से जाए। क्लियर? इसमें अगर बात करें नॉर्थ साउथ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा? लाइनें अंदर जाएंगी, बाहर से भी जाएंगी, दोनों बातें होंगी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा बेटा? जनरली सारी लाइनें अंदर दिखाते हैं हम लोग, लेकिन कुछ बाहर भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अंदर भी बाहर भी नॉट। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आ जाता है ये। ड्रॉ करवा लेते हैं सीबीएसई में, ड्रॉ फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, चौथा पॉइंट, म्यू आर क्या होता है? बी बाई बी नॉट। यहाँ देखो अंदर का फील्ड तो ऑलमोस्ट जीरो है, बाहर ज़्यादा है, तो अंदर कम बाहर ज़्यादा लेस देन 1, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से कम। यहाँ अगर देखा जाए तो म्यू आर क्या होता है? बी बाई बी नॉट। तो अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो इसका मतलब म्यू आर 1 से ज़्यादा। यही बात समझ में आ गई। यहाँ अगर देखा जाए सारा ही अंदर है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तो म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट अगर देखें तो देखो, फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम।
हाँ या ना। यहाँ से काई एम अगर निकालें तो 1 माइनस म्यू आर, म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है और 1 से कम वैल्यू देखो म्यू आर डायमेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू, सारी लाइनें बाहर हैं तो b बाई वी नॉट लेस देन 1, ठीक है। अपने को काई एम चाहिए, काई एम उल्टा लिख दिया बेटा, 1 को इधर ले आओ, म्यू आर माइनस 1, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम वैल्यू में से 1 लेस करोगे तो काई एम क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, याद करना है। यहाँ पे अगर बात करें तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम क्या होगा, म्यू आर माइनस 1। यहाँ पे म्यू आर 1 से ज़्यादा है, पॉजिटिव बट स्मॉल। इधर अगर बात करें तो सीधा लिख देता हूँ, काई एम क्या आया था, म्यू आर माइनस 1, म्यू आर 1 से बहुत ज़्यादा है तो काई एम क्या होगा, पॉजिटिव बट लार्ज, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद देखो, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जनरली सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5th का, काई एम दिया हुआ है -1.3 10⁻³ -3, तो आगे माइनस आ गया, इसका मतलब डायामैग्नेटिक, क्लियर। यहाँ पे अगर बात करें, काई एम दिया हुआ है 2.3 10⁻⁻4, 10 की पावर -4 पॉजिटिव तो है बट बहुत स्मॉल है तो पैरा। और यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया जाए 2.4 10⁻³ तो इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव है और पावर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा है फेरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे नेगेटिव आ जाए तो डाया, यहाँ पॉजिटिव है लेकिन पावर नेगेटिव है तो यहाँ पैरा, और पावर भी अगर पॉजिटिव है तो फेरोमैग्नेटिक, क्लियर। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई। 5 पॉइंट हो गए मेरे पास। इसके बाद अगर बात की जाए और देखिए, अगर टेम्परेचर की बात करें नंबर 6, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा, और फेरोमैग्नेटिक के लिए भी इन्वर्सली है। क्यों भाई? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो डाइपोल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको थर्मल एनर्जी मिलती है, और थर्मल एनर्जी की वजह से वो अपनी रैंडमनेस दोबारा से गेन करना चाहते हैं, तो वो मैग्नेटाइजेशन का अपोज करेंगे, तो धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया। 7th पॉइंट, 7th में हम देखते हैं IH कर्व। आपको पता है काई एम इक्वल टू I/H, ठीक है। तो IH कर्व कैसा आएगा देखो, डायमेटिक सब्सटेंस के लिए आपको पता है काई एम नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव का मतलब I जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है इनके अंदर, वो फील्ड का अपोज करता है नेगेटिव, समझ रहे हो। तो I यहाँ पे नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव, तो ये इस टाइप से आएगा, क्लियर, ठीक है। इसमें अगर बात करें, यहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो IH कर्व इसका भी लीनियर होता है, ये भी लीनियर है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो बेटा IH कर्व जो आएगा ना, वो इसका इस टाइप से होता है, Imax, ठीक है। और ये H की वैल्यू है। वैसे तो H को कितने बढ़ा लो, बट यहाँ पे H भी मैक्सिमम, क्योंकि इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए Imax है। हिस्टैरिसीस कर्व वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे होगा ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ भी काई एम इक्वल टू I/H हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएशन लीनियर नहीं होता यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर वेरिएशन अगर देखें तो देखिए 7 पॉइंट हो गए हमारे पास। 8वां पॉइंट, अब वो था काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं डाया के लिए देखूं, काई एम ले लो या 1/काई एम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, स्ट्रेट लाइन आनी है जो भी आनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें
1/m ले लो और ये T ले लो। पैरा के लिए डायरेक्टली आएगा इस टाइप से। और यहाँ पे अगर देखा जाए, आपको पता है काईएम क्या होता है, I/H, तो किसी को कैसे भी तोड़ मोड़ के दे सकते हैं, बेसिक बातें ये ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर देखा जाए 1/m T, इसका जनरली ये लीनियर आता है इस टाइप से, इंक्रीजिंग। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो 1/m बढ़ेगा, ठीक है, इसका पैराबोलिक करवाता है, ठीक है भाई। 9th प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान रखना एप्सिलॉन आर तीनों के लिए एक से ज़्यादा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर 19 में क्वेश्चन आ गया था, 2019 में क्या आ गया था बताता हूँ मैं, 2008 में आया था आई थिंक। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डाया पैरा फेरो की प्रॉपर्टीज आपके सामने है, किस टाइप से करनी है समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। देखिए क्वेश्चन आ गया था 2008 में, जेई ने पूछा था फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस विच इज करेक्ट। अब क्या आया हुआ था वो देखो, 4 पार्ट दिए हुए थे, 1 2 3 4, ठीक है। एप्सिलॉन आर या 0.5, एप्सिलॉन आर 0.5, एप्सिलॉन आर 1.5, एप्सिलॉन आर 1.5, ठीक है। म्यू आर 0.5, म्यू आर 0.5, म्यू आर 1.5 और म्यू आर 1.5। कौन सा सही है इनमें से? तो आपको मैंने अभी बताया एप्सिलॉन आर हमेशा एक से ज़्यादा होगा, किसके लिए? तीनों के लिए। तो एक से ज़्यादा या तो इसमें है या इसमें है, ठीक है। अब म्यू आर की वैल्यू एक से कम थी डाया के लिए, तो इसमें आती है, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। 2008 में पूछ लिया था ये जेई ने। बताओ क्या करना है, इसका बेसिक कंसेप्ट मेरे अगर क्लियर है तो मुझे किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद देखिए एक आता है क्यूरी लो, ये टेम्परेचर के लिए जो हमने पढ़ा अभी वही आता है। इट इज फाउंड दैट I प्रोपोर्शनल टू बी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। क्यों भाई? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द मटेरियल, और वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ रहे हो। इसलिए I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर के इनवर्सली है, क्योंकि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वो रेंडमनेस उतनी ज़्यादा होगी, तो ये अपोज करेगा, ठीक है। ऑन कंबाइनिंग, कंबाइन करेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू B/T, ठीक है। नाउ B प्रोपोर्शनल टू H, अरे B इक्वल टू म्यू H आया था, ठीक है। तो यहाँ I क्या बन जाएगा? I प्रोपोर्शनल टू B की जगह H/T, इसको नीचे ले आओ, I/H प्रोपोर्शनल टू 1/T। I/H क्या होता है? काईएम 1/T, बोलो। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो C आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, ओके। नोट करने वाली बात है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, इसमें ट्रांजिशन होती है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक। 2004 में जेई ने पूछ लिया था ये भी कि भाई क्यूरी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? ट्रांजिशन हो जाती है। तो 4 ऑप्शन थे, फेरा से पैरा, पैरा से डाया, फेरो से डाया, इस टाइप से। तो बेटा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, देखो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फेरो जो है वो पैरा में चेंज हो जाएगा, और बढ़ाओगे ज़्यादा
तो जो पैरा है वो डाया में चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट आती है और उनका डेवलपमेंट होता भी नहीं है, तो वो अलग चीज़ है और वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। डाया तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए फेरो से पैरा हो सकता है लेकिन डाया में कभी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको सारी, कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक बचेगा हिस्टेरेसिस कर्व, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ा था हमने, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।